हेलो स्टूडेंट्स, लिटरेचर के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम करने वाले हैं जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज लॉस्ट का शुरुआती भाग जिसको हम कहते हैं इन्वोकेशन। तो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है पैराडाइज लॉस्ट का, क्योंकि ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे स्टोरी लिखी हुई है। तो आपको सबसे पहले इसके जो की टर्म्स हैं उनका इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेसन से पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एक बार वो लेसन आप ज़रूर देख लें जिसमें पैराडाइज लॉस्ट का अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपको ये पोइम समझने में बहुत इजी रहेगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी, मज़ा भी आएगा पढ़ के। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं इन्वोकेशन से। लेट्स स्टार्ट। ये ऊपर जो लाइनें हैं ये पोइम की फर्स्ट लाइन है। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट, ये है फर्स्ट लाइन। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट। अब ये पहली दो लाइनें हैं, अभी ये लाइन ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी चलती है। तो एक बार अपने इन्हीं दो लाइनों को समझ लेते हैं कि ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, मैन की पहली अवज्ञा के बारे में। अभी ये जब पूरी लाइन जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा सेंस कंप्लीट होगा। एक बार हम लाइन टू लाइन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, आदमी की पहली अवज्ञा। डिसओबीडियंस यानी अवज्ञा, आज्ञा ना मानने का डिसओबीडियंस बोलते हैं। एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, एक तो अवज्ञा की बात हो रही है और दूसरी है फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, उस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट। फॉरबिडन ट्री वो होता है जिसके पास जाना मना होता है, जिसके फल को तोड़ना मना होता है। फॉरबिड का होता है मना करना, तो फॉरबिडन ट्री यानी ऐसा ट्री जिसके पास जाना ही मना हो। तो उस फॉरबिडन ट्री का वो फ्रूट, दूसरी बात ये, पहली बात थी डिसोबीडियंस, दूसरा उस फॉरबिडन ट्री का वो फ्रूट। हुज मॉर्टल टेस्ट, जिसका मॉर्टल टेस्ट। अब जिसका टेस्ट कैसा था, जो फ्रूट था उस फॉरबिडन ट्री का, उसका टेस्ट था मॉर्टल। अब मॉर्टल का मतलब आप देखिए नीचे बताया हुआ है फैटल या डेडली, यानी ऐसा टेस्ट जो हमारे लिए बहुत घातक हो। फैटल का मतलब होता है घातक, डेडली का मतलब भी घातक, नुकसानदायक। अब फ्रूट की बात कर रहे हैं, फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, उस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट। तो ये फ्रूट एज ए पन यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। ए पन, पन वो होता है जिसके डबल मीनिंग निकलते हों, दो तरह से हम उसके मीनिंग निकाल सकते हैं। तो फ्रूट का मतलब एक तो सिंपल फ्रूट हो गया किसी फल का, किसी पेड़ का, सॉरी, जैसे एप्पल है, एप्पल का पेड़ है तो उसका फ्रूट एप्पल होगा, बनाना का है तो उसका फ्रूट बनाना होगा। तो एक तो ये सेंस निकल रहा है। और दूसरा ये है कि जो एडम और इव ने उस फॉरबिडन ट्री को, उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को खाया तो उसका परिणाम स्वरूप उनका बहुत नुकसान हुआ, उनको हेवन से निकाल दिया गया। तो यहाँ पे जो हेवन से निकालना है वो भी फ्रूट था, एक फल था। उनका जो एक्ट था उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को खाने के बाद उनको क्या फल मिला, तो एक फ्रूट उसका, उसका मीनिंग ये है। तो फ्रूट के यहाँ दो मीनिंग है। फ्रूट क्या है? ए पन ऑन द वर्ड फ्रूट एज बोथ ए कॉन्सिक्वेंस एंड द कोज ऑफ एडम एंड ईव्स डिसेंट फ्रॉम ग्रेस। तो वर्ड जो फ्रूट है उसका दूसरा मतलब ये है एक परिणाम, कॉन्सिक्वेंस है, जिसके कारण एडम और ईव को डिसेंट यानी नीचे गिरना पड़ा, ग्रेस से यानी अच्छी जगह से। ओके, सो ये पहली दो लाइनें हैं, आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर जो मिल्टन है शुरुआत ही करता है ये बता करके कि मैं ये पोएम किस पर्पज़ से लिख रहा हूँ। तो पहली तो बात है उस अवज्ञा की, आदमी की, फर्स्ट डिसोबीडियंस की, और दूसरा उस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट जिसका घातक टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, जिसका घातक टेस्ट दुनिया के अंदर डेथ लेके आया। यानी उससे पहले डेथ थी ही नहीं, एडम और ईव अमर थे, लेकिन उन्होंने भगवान की अवज्ञा की, उस पेड़ का फ्रूट खाया जो फॉरबिडन था, जिसके कारण फिर डेथ आई दुनिया के अंदर। एंड ऑल आवर वोज, वो होती है दुख, चिंताएं। तो एक तो दुनिया के अंदर डेथ आ गई और दूसरा दुनिया के अंदर हमारी वो आ गई, चिंताएं आ गई, पीड़ाएं आ गई, दुख आ गया। विद लॉस ऑफ ईडन, ईडन का लॉस हुआ। टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट। और ये ईडन का जो लॉस है, ये जो स्वर्ग का जो लॉस है, कब तक रहेगा?
जब तक एक ग्रेटर मैन हमें रिस्टोर ना कर दे। रिस्टोर करने का मतलब होता है पुनर्स्थापित कर देना, वापस खोई हुई जगह पे भेज देना, या कोई चीज़ खो गई तो उसको वापस दिला देना। तो वन ग्रेटर मैन, अब ग्रेटर मैन यहाँ आया है क्राइस्ट के लिए कि जब तक वो ग्रेटर मैन हमें रिस्टोर ना कर दे एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट, और हमारे वो जो ब्लिसफुल सीट है वो हमें वापस ना दिला दे। ब्लिसफुल सीट जो है वो है पैराडाइज के लिए, पैराडाइज यानी स्वर्ग। और ये यहाँ पे एक लिटरेरी टर्म यूज़ हुई है जिसको हम मेटोनमी कहते हैं। मेटोनमी वो लिटरेरी टर्म होती है, लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम नाम बदल देते हैं किसी चीज़ का। जैसे यहाँ पे पैराडाइज के लिए क्या यूज़ कर दिया गया, ब्लिसफुल सीट यूज़ कर लिया गया। कई बार हम राजा नहीं कहते हैं, हम सिंहासन बोल देते हैं कि सिंहासन को कुछ पता जाता नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है जनता की पीड़ाओं के बारे में। क्राउन भी बोलते हैं कि क्राउन डजंट नो एनीथिंग अबाउट द वोज ऑफ पीपल। तो इस लिटरेरी टर्म को हम बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच को मेटोनमी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ब्लिसफुल सीट यहाँ पैराडाइज के लिए आया है। ओके, तो ये जो लाइनें हैं अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं कि पहले तो उस मैन आदमी की अवज्ञा के बारे में, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडेंस, आदमी की पहली अवज्ञा, वो अवज्ञा पहली, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और उस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट जिसका घातक टेस्ट दुनिया के अंदर डेथ लेके आया और हमारी सारी चिंताएं लेके आया, जिसमें ईडन का लॉस भी शामिल है। और ये ईडन का लॉस तब तक रहेगा जब तक कि वो ग्रेटर मैन यानी क्राइस्ट हमें हमारी ब्लिसफुल सीट यानी हेवन वापस ना दिला दे। अब आगे, सिंग हेवनली म्यूज़। तो ये सारी बातें वर्णन करने के बाद कि क्या क्या हुआ, अब वो हेवनली म्यूज़ से अपील कर रहा है कि सिंग, गाओ। हेवनली म्यूज़ क्या है, द गॉडेस ऑफ पोइट्री। ये मैंने इस तरह से नीचे एक्सप्लेनेशन किया कि जिस कलर का इस लाइन में जो शब्द जिस कलर का है नीचे उसी कलर में उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। जैसे हेवनली म्यूज़ जो है वो डार्क रेड में है, तो ये डार्क रेड में इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो हेवनली म्यूज़ का मतलब है द गॉडेस ऑफ पोइट्री। तो अब वो इन्वोक कर रहा है गॉडेस ऑफ पोइट्री से। अब क्योंकि मिल्टन एक बहुत बड़ी कविता लिखने जा रहा है, एक एपिक लिखने जा रहा है, तो पुराने ज़माने में ग्रीक लोग जब लिखते थे बड़ी बड़ी कविताएं, तो उनका ये स्टाइल होता था कि वो सबसे पहले इन्वोक करते थे किसी भी देवता को या देवी को कि मुझे हेल्प करो कि मैं ये पोएम लिख सकूं अच्छे से, इसमें कोई गलती ना हो और मेरा जो स्टाइल है वो बहुत बढ़िया रहे इसके अंदर। तो उसी प्रथा को जारी रखते हुए मिल्टन भी हेवनली म्यूज़ को बोल रहा है कि तुम गाओ, सिंग, मेरे थ्रू गाओ। यानी मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप मुझे शक्ति दो और मैं इस सारी चीज़ों का अच्छे से वर्णन कर सकूँ। तो ये अपील कर रहा है कि सिंग हेवनली म्यूज़ दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और ऑफ सिनाई। अब यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एल्यूज़न है, इनको हम एल्यूज़न बोल सकते हैं। एक तो ओरेब का है। अब ओरेब देखो ग्रीन में लिखा है तो नीचे ग्रीन में ही इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। ओरेब का मतलब है ए माउंटेन वेयर मोसेस वाज ए शेफर्ड। तो ये हज़रत मूसा या मोसेस, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। मोसेस बहुत पुराने ज़माने में एक संत थे जो शेफर्ड थे, एक मतलब चरवाहे थे, और जो माउंटेन पर ये जिस माउंटेन पर ये अपनी भेड़ें चराते थे उसको ओरेब बोला गया है। तो यहाँ पे एल्यूजन दिया है मोसेस का, क्योंकि मोसेस जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिनको भगवान ने अपनी बातें कही थी। ईसाई धर्म में और ज्यूज़ में, यहूदियों में, इस्लाम भी इनको मानता है कि हज़रत मूसा या मोसेस जो था इसको भगवान ने सबसे पहले कमांडमेंट्स दिए थे, अपने बताया था कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तुम इसका प्रचार प्रसार लोगों में करो भगवान के बारे में। तो ये वो बोल रहा है मिल्टन कि हेवनली म्यूज़ तुम गाओ मेरे साथ, तुमने ही उस सीक्रेट टॉप, ओरेब का जो सीक्रेट टॉप है, टॉप का मतलब चोटी और सीक्रेट का मतलब रहस्यमयी, यानी उस रहस्यमयी चोटी, ओरेब की रहस्यमयी चोटी पर, और ऑफ सिनाई या फिर सिनाई की पहाड़ पर। अब सिनाई क्या है, ऑन माउंट सिनाई ही वाज ए प्रॉफिट ऑफ गॉड मोसेस। मोसेस तो शेफर्ड के लिए आया है, ही वाज प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो ये माउंट सिनाई और माउंट ओरेब दोनों मोसेस से जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ पे मोसेस को ज्ञान मिला था, भगवान ने इसको दर्शन दिए थे, भगवान ने अपनी आवाज़ में कहा था कि ये मेरी आज्ञाएं हैं मानव जाति के लिए और तुम इनका प्रचार प्रसार करो। तो वो हेवनली म्यूज़ को बोल रहा है कि दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और ऑफ सिनाई डिडस्ट इंस्पायर दैट शेफर्ड, कि तुम ही वो हेवनली म्यूज़ हो जिसने ओरेब या सिनाई के पर्वत पर उस शेफर्ड को इंस्पायर किया था, यानी प्रेरित किया था। किस शेफर्ड को? मोसेस को। हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, जिसने सबसे पहले उस चूजन सीड को सिखाया। चूजन सीड यानी इज़राइलाइट्स पीपल, इज़राइल के लोग जो थे वो उनके सारे शिष्य थे और मोसेस ने उनको सबसे पहले ज्ञान दिया था। तो ये बोलता है कि हेवनली म्यूज़ से अपील करता है कि तुम गाओ मेरे लिए, तुमने ही जिस तरह से मोसेस को ओरेब या सिनाई की पर्वत चोटी पर इंस्पायर किया था, उस शेफर्ड को जिसने सबसे पहले चूजन सीड को उस इजरायली लोगों को सिखाया था। अब यहाँ पे लिटरेरी टर्म है सिंग हेवनली म्यूज़। इसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। ओके, तो ये लिटरेरी टर्म आपको याद रखनी है। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे। हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड इन द बिगिनिंग, क्या सिखाया? पिछली लाइन में था ना, ही फर्स्ट टॉट द चूजन सीड इन द बिगिनिंग हाउ द हेवन एंड अर्थ रोज आउट ऑफ कियोस। तो मोसेस ने उन लोगों को ये बताया था कि किस तरह से शुरू में हेवन और अर्थ बने, रोज आउट हुए यानी निर्माण हुआ, आउट ऑफ कियोस, कियोस के बाद में, आउट ऑफ कियोस यानी कियोस से अर्थ और हेवन का निर्माण हुआ। कियोस का मतलब होता है अव्यवस्था, बिल्कुल डिसअरेंजमेंट। तो जब यूनिवर्स में धरती, स्वर्ग और ये चीज़ें नहीं थी तो क्या था? कुछ नहीं था, अव्यवस्था थी, बिल्कुल इधर इधर उधर सारे पिंड घूमते रहते थे। हालांकि ये साइंटिफिक रूप से तो सही नहीं है, परंतु धार्मिक क्रिश्चियन धर्म में ऐसा माना जाता है कि हेवन और अर्थ से पहले कियोस था, एकदम अव्यवस्था थी। तो यहाँ पे एक बात पूरी हो जाती है कि जो हेवनली म्यूज़ को उसने बोला था कि हेवनली म्यूज़ तुम गाओ, तुमने ही तो उस सीक्रेट टॉप, ओरेब के सीक्रेट टॉप पे या सिनाई के पर्वत पर उस शेफर्ड को यानी मोसेस को इंस्पायर किया था, जिसने सबसे पहले इजरायली लोगों को यह बताया था कि किस तरह से हेवन और अर्थ का निर्माण हुआ है कियोस से। ओके, तो मोसेस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए कि मोसेस था जो पहला एक पैगंबर था, ईश्वर का दूत माना जाता है, जिसे ईश्वर ने दर्शन दिए थे और अपने सारी जो आज्ञाएं दी थी लोगों के लिए, और ईश्वर ने उसको माध्यम बनाया था मोसेस को कि तुम मेरी बातों का प्रचार प्रसार लोगों के अंदर करो। तो उसने फिर लोगों को उपदेश दिए थे, जिसके अंदर यह भी बताया था कि किस तरह से हेवन और अर्थ का निर्माण हुआ है। ये एक बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस बोलते हैं, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट का पार्ट है बुक ऑफ जेनेसिस। उस जेनेसिस बुक में ये सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरह से धरती का, स्वर्ग का, इस तरह का निर्माण हुआ है, किस तरह से हेल का निर्माण हुआ है, नरक का निर्माण हुआ है। उसी जेनेसिस की जो स्टोरी है वो इस पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने एपिक के रूप में व्यक्त की है। ओके, अगली लाइन, और इफ़ सियोन हिल डिलाइट दी मोर, या फिर अगर तुम्हें सियोन हिल ज़्यादा पसंद है। सियोन एक और हिल है, सियोन की यहाँ पे ये दी हुई है एक्सप्लेनेशन, माउंट जियोन द होली हिल ऑफ एंशियंट जेरूसलम। तो ये जेरूसलम की एक एंशियंट, जेरूसलम की एक बहुत ही पवित्र हिल है। तो और इफ़ सियोन हिल डिलाइट द मोर, तो अगर तुम्हें सियोन हिल ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड सिलोआज ब्रुक, और एक छोटी नदी है सिलोआज ब्रुक, ब्रुक होती है छोटी नदी, तो एक सिलोआज ब्रुक है, ये भी एक एल्यूजन है। देखते हैं इसमें क्या है। द स्प्रिंग ऑफ सिलोआ नियर जेरूसलम कंसिडर्ड सेक्रेड फॉर डिवाइन स्पिरिट। तो ये जो ब्रुक है, ये जो नदी है, ये भी एक बहुत ही पवित्र नदी है जो सियोन हिल के पास बहती है। दैट फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। फ्लोड फास्ट बाय का मतलब होता है क्लोज, किसके क्लोज बहती है? ओरेकल ऑफ गॉड के नज़दीक बहती है। ओरेकल ऑफ गॉड का मतलब है टेम्पल ऑफ गॉड। ओके,
तो ये यहाँ तक तो आपको पता है। कियोस का आपने नहीं किया था, ये देख लेते हैं। इन द जेनेसिस, अब जेनेसिस मैंने आपको बुक के बारे में बताया था, वो बुक है जिसके अंदर सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ ये बताया गया है। द अकाउंट ऑफ क्रिएशन वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बाय मोसेस। तो ऐसा माना जाता है कि जेनेसिस जो बुक है उसके अंदर किस तरह से हमारे इस संसार का निर्माण हुआ है उसको मोसेस ने उसके अंदर सब कुछ लिखा है। तो उसी स्टोरी को मिल्टन ने इस एपिक में यूज़ किया है। ओके, और इफ़ सियोन हिल डिलाइट द मोर एंड सिलोआस ब्रूक दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, और अगर तुम्हें सियोन हिल ज़्यादा अच्छी लगती है या वो सिलोआस ब्रूक जो भगवान के मंदिर के पास बहती है, छोटी नदी है, आई देंस, तो मैं आपको इन्वोक करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ। इन्वोक दाई एड, आपकी सहायता की अपील करता हूँ। टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, ये जो मैं एडवेंचरस सॉन्ग लिख रहा हूँ इसके अंदर आप मेरी सहायता करो। एडवेंचरस का मतलब होता है बहुत ही साहसिक काम जो हम करते हैं। यहाँ पर सॉन्ग जो है बहुत ही साहसिक है क्योंकि ये एक बहुत बड़े सब्जेक्ट मैटर को डील करता है और इसकी कहानी बहुत लंबी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम, टैलेंट, सब कुछ चाहिए। तो वो इस स्टोरी को लिखने से पहले ये इस जो कविता की देवी है, हेवनली म्यूज़ है, इसको इन्वोक करता है, इनकी स्तुति करता है और इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता है कि तुम ही तो हो जो सभी को प्रेरणा देती हो। तुमने मोसेस को प्रेरणा दी थी ओरेब और सिनाई के पर्वत पर, या तुम्हें अगर सिलोवास ब्रूक अच्छा लगता है या माउंट जियोन तुम्हें अच्छी लगती है जो भगवान के मंदिर के पास से बहती है, तो भी मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी एड करेंगे, मदद करेंगे मेरे इस एडवेंचरस सॉन्ग में। दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंड टू सोर, और वो जो सॉन्ग है उसके लिए दैट आया है कि मेरा जो वो सॉन्ग है विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंड टू सोर, उसकी जो उड़ान होगी, सोर का मतलब होता है उड़ान, उड़ना, उसकी जो उड़ान होगी वो मिडिल फ्लाइट नहीं होगी। नो मिडिल फ्लाइट लिखा है कि उसकी उड़ान जो होगी वो मिडिल नहीं होगी, यानी मध्यम स्तर की नहीं होने वाली, बहुत ऊंचा उड़ना है उसको, मेरे सॉन्ग को। यानी मेरे सॉन्ग की जो विषय वस्तु है, मेरे सॉन्ग का जो स्टाइल है वो बहुत ही हाई होने वाला है। तो उसका जो इंटेंशन है, इंटेंट जो है, उसका इरादा किसी मिडिल फ्लाइट का नहीं है, बहुत ऊपर उड़ना उसको, उस सॉन्ग को। अबाव द एओनियन माउंट, और मेरे सॉन्ग की जो उड़ान होगी वो एओनियन माउंट से भी ऊंची होगी। अब एओनियन माउंट क्या है? हायर देन माउंट हेलिकन। माउंट हेलिकन का दूसरा नाम है एओनियन माउंट। एंशियंट क्लासिकल पोइट्री, तो ये एक प्रतीक है माउंट हेलिकन एंशियंट क्लासिकल पोइट्री का। एंशियंट क्लासिकल पोइट्री का मतलब यहाँ ग्रीक पोइट्री से है। होमर, इलियड, वर्जिल, ये जो पोइट थे इनकी पोइट्री को एक प्रतीकात्मक रूप से माउंट हेलिकन बोला गया है। तो वो कहता है कि मुझे तो उस पहाड़ी से भी ऊपर उड़ना है। जो पुराने टाइम में जो ग्रीक पोइट लिख गए हैं अच्छी अच्छी पोइम्स, जिनको माउंट हेलिकन के नाम से या एओनियन माउंट के नाम से जानते हैं, मुझे तो मेरा जो सॉन्ग है वो इससे भी ऊपर उड़ने का इरादा रखता है। इंटेंड टू सोर अबव द एओनियन माउंट वाइल इट परस्यूज थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, क्योंकि इसके साथ साथ इट परस्यूज, इसका इरादा है, यह पीछा करता है। परस्यू का मतलब होता है किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाना, उसको प्राप्त करना। थिंग्स अनअटेम्प्टेड, क्योंकि यह जो मेरा सॉन्ग है उन चीज़ों को पाने की इच्छा रखता है जिनको अभी तक अटैम्प्ट ही नहीं किया गया है। थिंग्स अनअटेम्प्टेड, यानी मैं ऐसी चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ जो आज से पहले किसी ने लिखने की कोशिश भी नहीं की है, ना तो प्रोज में ना राइम में, यानी ना तो गद्य में और ना ही पद्य में उन चीज़ों को लिखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर बहुत सारे एल्यूजन्स आए हैं और बहुत सारी हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार के लिए हमने लाइन टू लाइन किया है, अब एक बार दोबारा हम इसको पढ़ते हैं पूरी सेंटेंसेस को, ताकि हमें अच्छे से दोबारा समझ में आ जाइए। इसका तरीका थोड़ा, ही मीन्स टू से दैट ही विल डील ए सब्जेक्ट मोर एग्जाल्टेड देन दोज विच पोइट्स लाइक होमर एंड वर्जिल। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी कि ये जो एओनियन माउंट है होमर एंड वर्जिल के लिए आई है, और वो होमर और वर्जिल के स्तर से भी ऊपर उठना चाहता है। ओके, तो एक बार हम फिर से वापस जाते हैं, फटाफट करते हैं
ज़्यादा समझ में आएगा। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, आदमी की उस पहली अवज्ञा की बारे में और उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट के बारे में जिसका घातक टेस्ट दुनिया के अंदर डेथ लेके आया और हमारी सारी चिंताएं लेके आया, जिसमें ईडन का लॉस भी शामिल है। और वो लॉस तब तक रहेगा जब तक क्राइस्ट यानी ग्रेटर मैन हमें वापस उस ब्लिसफुल सीट तक पहुंचा ना दे। हेवनली म्यूज़, आप मेरे साथ गाओ, तुमने ही, दैट यानी तुम, ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब ऑफ सिनाई, ओरेब के सीक्रेट टॉप पे या फिर सिनाई के पर्वत पर उस शेफर्ड को इंस्पायर किया था, मोसेस को इंस्पायर किया था, जिसने सबसे पहले इजरायली लोगों को, चूजन सीड यानी इजरायली लोगों को सबसे पहले बताया था कि किस तरह से कियोस से हेवन और अर्थ का निर्माण हुआ है। या फिर अगर आपको सियोन की हिल ज़्यादा पसंद है, या सिलोआ ज़ब्रूक यानी सिलोआ के पास जो छोटी नदी बहती है और जिसके पास में ओरेकल ऑफ गॉड भी है, टेम्पल भी है, अगर वो भी पसंद है तो भी कोई बात नहीं। मैं आपसे इन्वोक करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे एडवेंचरस सॉन्ग में, मेरा जो ये साहसिक सॉन्ग होने वाला है, जो आज तक पहले कभी किसी ने इस तरह का सॉन्ग नहीं लिखा है, इसमें आप मेरी हेल्प करो। और मेरे इस सॉन्ग की जो उड़ने की जो इसका इरादा है वो कोई मिडिल फ्लाइट का नहीं है, यानी कि एवरेज नहीं होने वाला है ये। इसका इरादा तो एओनियन माउंट से भी ऊपर होने का है। एओनियन माउंट यानी जो एंशिएंट क्लासिक ग्रीक पोइट्री थी उससे भी ऊपर जाने वाला है ये, इसका इरादा है। वाइल इट परस्यूज थिंग्स अटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, और यह जो है परस्यू करता है, यह पीछा करना चाहता है, प्राप्त करने की लालसा रखता है ऐसी चीज़ें जो आज तक अटेम्प्ट ही नहीं की गई हैं, ना तो प्रोज में और ना ही राइम में। ओके ओके, अब आगे पढ़ते हैं। ये देखिए आप पिछली स्लाइड में प्रोज एंड राइम के बाद फुल स्टॉप आता है, तो ये सारा सेंटेंस यहाँ ख़त्म होता है। ये देखिए ये यहाँ से शुरू होता है सेंटेंस और यहाँ तक एक ही लाइन है। ये लाइन का मतलब एक वाक्य है ये, प्रोज और राइम तक। अब दूसरा वाक्य शुरू होता है, एंड चीफली दाऊ, और मुख्य रूप से दाऊ यानी तुम, ओ स्पिरिट, हे देवी, स्पिरिट यहाँ देवी के लिए, दैट डस्ट प्रेफर, जो प्रेफर करती है, जो प्राथमिकता देती है, बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर, तुम सारे टेम्पल्स से ज़्यादा। तो अभी ये मिल्टन बोल रहे हैं, एंड चीफली, मुख्य रूप से, तुम, दैट डज प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट, कि सारे मंदिरों से ज़्यादा तुम अपराइट हार्ट को प्रेफर करती हो। अपराइट हार्ट का मतलब होता है एक सच्चा दिल, ईमानदार दिल, प्योर हार्ट, उसको तुम प्रेफर करती हो सारे टेम्पल से ज़्यादा, किसी भी तरह के मंदिरों से ज़्यादा। तो स्तुति कर रहे हैं उस स्पिरिट की, उस हेवनली म्यूज़ की, उसका गुणगान कर रहे हैं, जैसे हम गुणगान करते हैं अपने भगवानों का। जब कोई भी हम नया काम शुरू करते हैं तो हम भगवान की आराधना करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सरस्वती माता को मानते हैं, तो जब भी हम कोई पढ़ाई से संबंधित कार्य करते हैं तो सरस्वती देवी की उपासना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं, भले शारीरिक हो भले मानसिक हो, उनकी उपलब्धियों का बखान भी करते हैं। तो ये भी इसी तरह से उसी वे में ही कर रहे हैं कि तुम भी सारे टेम्पल से ज़्यादा एक प्योर हार्ट को पसंद करती हो। एंड प्योर इंस्ट्रक्ट मी, तो आगे वो बोलता है इंस्ट्रक्ट मी, मुझे सिखाओ, फॉर दाउ नोस्ट, क्योंकि तुम सब जानती हो, दाउ नोएस्ट, तुम जानती हो, दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वाज प्रेजेंट, तुम तो शुरू से ही प्रेजेंट हो। शुरू से ही प्रेजेंट होने का मतलब है अनादिकाल से तुम इस दुनिया में अस्तित्व में हो, जब कुछ भी नहीं था तब तुम थी। एंड विद माइटी विंग्स आउटस्प्रेड, और अपने बड़े बड़े पंख फैला करके, माइटी का मतलब बहुत ही विशाल पंख फैला करके, डव लाइक सेट्स, और ऐसे बैठी थी जैसे डव बैठा होता है, कोई फाख्ता बैठा होता है। तो हेवनली म्यूज़ को यहाँ पे डव से कंपेयर किया गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ सिमिली का यूज़ हुआ है। लाइक का यूज़ जब भी हो जाता है तो वो सिमिली होती है। तो तुम डव की तरह बैठी हुई थी, ब्रूडिंग ऑन द वास्ट अबिस, वास्ट अबिस के ऊपर ब्रूडिंग कर रही थी। ब्रूडिंग का मतलब होता है जैसे मुर्गियाँ या बतखें अपने अंडों को सेती हैं, उनको उनमें बच्चा पैदा होने के लिए उनको गर्मी प्रदान करती है, तो वो भी उसी तरह से बैठी हुई थी, आप भी उसी तरह से बैठे हुए थे, और वास्ट एबिस के ऊपर उसको फर्टाइल करने के लिए,
एंड मेडेस्ट इट प्रेग्नेंट, और उसको प्रेग्नेंट कर भी दिया। प्रेग्नेंट का मतलब यहाँ पे है फर्टाइल कर देने से है, कि आपने ही एक डव की तरह, जिस तरह से एक डव जो है वो ब्रूडिंग करता है अपने अंडों की और उनमें से फिर नई जान निकालता है, नई जिंदगियां निकालता है, उसी तरह से आपने ही एक डव की तरह से इस वास्ट अबिस को, अबिस होता है एक बहुत गहरी खाई, वास्ट का मतलब विशाल, तो वास्ट अबिस जो था पहले संरचना से पहले, धरती की संरचना से पहले, स्वर्ग नरक की संरचना से पहले एक विशाल खाई थी और कुछ भी नहीं था, तो उसमें आपने प्राण फूंके। अब यहाँ पे फिर एक नया सेंटेंस शुरू होता है, हालांकि फुल स्टॉप तो नहीं है लेकिन ये अर्ध विराम है, तो एक तरह से नया सेंटेंस है। व्हाट इन मी इज़ डार्क, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर जो है वो डार्क है, सब कुछ डार्क है मेरे अंदर। तो यहाँ पे भी ये डबल मीनिंग है, दो तरह से इसके मीनिंग निकाल सकते हैं। व्हाट इन मी डार्क का मतलब एक तो है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, सब अंधेरा ही अंधेरा है मेरे अंदर। और दूसरा एक मीनिंग ये है कि मिल्टन अंधा था जब ये उसने पोइम लिखी, तो एक मतलब ये भी निकलता है कि आँखों से फिजिकली भी वो बोल रहा है कि मेरे अंदर सब अंधेरा ही अंधेरा है। इल्यूमाइन, इसको जगमगाओ, इसको इसमें रोशनी भर दो, इल्यूमिन कर दो इसको। व्हाट इज़ लो, रेज एंड सपोर्ट, मेरे अंदर जो लो है, मेरे अंदर जिस बात की कमी है उसको रेज करो, उसको बढ़ाओ और उसको सपोर्ट करो। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, और ये जो ग्रेट आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का यहाँ का मतलब है सब्जेक्ट से, कि जिस सब्जेक्ट पर मैं पोइट्री लिखने वाला हूँ उस हाइट तक मुझे पहुँचाओ। यानी ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही विशाल है, और इस पर आज तक किसी ने कुछ लिखा नहीं है, तो इस ग्रेट आर्ग्यूमेंट की हाइट तक मुझे लेके जाओ। आई मे असर्ट द इटर्नल प्रोविडेंस, ताकि मैं इटर्नल प्रोविडेंस को असर्ट कर सकूं। असर्ट का मतलब विंडिकेट कर सकूं। असर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ की रक्षा करना, किसी चीज़ को सही ठहराना। तो यहाँ असर्ट का हमने मतलब दिया हुआ है विंडिकेट करना। विंडिकेट करने का ये मतलब यही है कि किसी एक तर्क के समर्थन में ऐसी ऐसी बातें कहना जिससे वो सही साबित हो जाए, विंडिकेट हो जाए। ओके, तो वो यही कहता है कि ये जो ग्रेट आर्ग्यूमेंट है इसको मैं असर्ट कर सकूं, इस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, ये जो ग्रेट सब्जेक्ट है इसको हाइट पर, इसकी हाइट तक मैं पहुंच जाऊं और मैं इटर्नल प्रोविडेंस को असर्ट कर सकूं। इटर्नल प्रोविडेंस का मतलब होता है लविंग नेचर ऑफ गॉड। इटर्नल का मतलब निरंतर, प्रोविडेंस का मतलब आशीर्वाद सॉरी। तो वो कहता है कि भगवान का जो लविंग नेचर है उसकी मैं रक्षा कर सकूं। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान बहुत क्रूर है, या भगवान है ही नहीं, या भगवान जो करता है बुरा करता है। तो मिल्टन उससे अपोजिट ख्याल रखता है। वो इस पोइम में ये बता देना चाहता है कि इटर्नल प्रोविडेंस जो है वो वास्तव में होता है, भगवान का नेचर जो है वो लविंग है और हमारे लिए सब अच्छा ही करता है। और लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो आगे वो ये स्तुति करता है कि मैं भगवान के जो काम हैं, भगवान के जो कार्य हैं इंसान के प्रति, उनको जस्टिफाई कर सकूं, उनको न्याय संगत ठहरा सकूं। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाट इन मी इज़ डार्क, मेरे अंदर जो कुछ भी है सब अंधेरा है। इल्यूमिन, उसको जगमगा दो। व्हाट इज़ लो, रेज एंड सपोर्ट, जो मेरे अंदर जिस बात की कमी है उसको रेज कर दो, उठा दो उसको और सपोर्ट करो। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, ताकि इस आर्ग्यूमेंट यानी इस सब्जेक्ट की हाइट तक मैं पहुंच सकूं। आई में असर्ट द इटर्नल प्रोविडेंस, और मैं भगवान का जो लविंग नेचर है उसको मैं असर्ट कर सकूं, उसकी सत्यता को बता सकूं लोगों के सामने, और भगवान के जो काम है, वेज ऑफ गॉड हैं इंसान के प्रति, उनको मैं जस्टिफाई कर सकूं, उनको मैं न्याय संगत ठहरा सकूं कि भगवान जो करता है वो सही करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मिल्टन जो है वो हेवनली म्यूज़ से यहाँ प्रेरणा मांग रहा है अपने लिए, हेवनली म्यूज़ से ताकत मांग रहा है कि मुझे शक्ति दो ताकि मैं ये सारे काम कर सकूं। तो इन लाइनों के अंदर मिल्टन का पर्पज़ स्पष्ट हो जाता है पैराडाइज लॉस्ट लिखने के प्रति, कि वो असर्ट करना चाहता है इटर्नल प्रोविडेंस को, कि भगवान की जो लविंग नेचर है उसको वो सही साबित करना चाहता है, और दूसरा भगवान जो इंसान के लिए करता है वो अच्छा करता है हमेशा, अगर बुरा भी किया तो उसको वो जस्टिफाई करना चाहता है कि वो सही किया है। भगवान हमेशा सही करता है काम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहली 26 लाइनें थी इस पोइम की, ये इस यहाँ पर अपने ख़त्म करते हैं पहले पार्ट को। तो एक बार इसको आप फिर से सुनिए वीडियो को, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो तो मेरे को कमेंट करिए, और इसके बाद आपको अगला वीडियो मिलेगा।
पार्ट 2 में, जिसमें आगे वाली लाइनें उसमें होंगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।